नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख को रीट की एग्ज़ाम होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उसी को देखते हुए यहां पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्न मैं आपको दे चुका हूँ, ये 30 प्रश्न यानी कि सेकंड पार्ट है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो उसको देख लीजिएगा। नहीं देखा हो तो यहाँ पर आपको 30 में से 20 या फिर 25 अंक प्राप्त करना है। यदि आप 30 में से 25 या फिर 20 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आपका जो अभी तक का जो आपने पढ़ाई की है शिक्षा मनोविज्ञान की काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको बताना है, हर प्रश्न का आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं या फिर कॉपी में 30 प्रश्न लिखकर लास्ट में हमें बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये किसका मापन करता है? अभिरुचि का करता है, बुद्धि का करता है, व्यक्तित्व का करता है या फिर वस्तु स्थायित्व का अभाव का मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो ये बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करेगा? बुद्धि का। चलिए, स्टैन बिने परीक्षण के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने जो बुद्धि परीक्षण है इसको किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, इसको टर्मन एवं बर्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन एवं बर्ट के द्वारा दिया गया था। और जो ये परीक्षण है ये कितने वर्षों के बच्चों के लिए होता है? तो ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और इसका निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1916 में। 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि काफ़ी बार इस प्रश्न का जिक्र एग्ज़ाम में हो चुका है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा आपका सही होगा। किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्नों को आपको हमेशा, चाहे वो एग्जाम में बैठे हो या फिर कहीं टेस्ट दे रहे हो या फिर कहीं पढ़ रहे हो, आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? स्वीकृति प्रेरक, शक्ति प्रेरक, आक्रोश प्रेरक या फिर उपलब्धि प्रेरक? तो वो देता है स्वीकृति प्रेरक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया। यहाँ पर देखिए, अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से कौन सी क्रिया संबंधित है, इसके बारे में बताना है। कल्पना करना है, अनुभूति करना है, स्पर्श करना है या फिर क्रोधित होना है? तो यहाँ पर अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कल्पना करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा शिक्षण है जो अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? उपयुक्त शिक्षण है, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है, पाठ्यक्रम पूरा करना है या फिर शिक्षण विधि का उपयोग करना है? प्रश्न को और चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग करना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला प्रश्न है हमारा, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपक्वता, अधिगम, बुद्धि या फिर अभिप्रेरणा? तो ये कहा जाता है अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का जो फलन होता है उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो श्रृंखला अधिगम है ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से है, ब्रूनर से है, टोलमैन से है या फिर गेने से है? तो जो श्रृंखला अधिगम है ये गेने से संबंधित है। किससे है? गेने से। गेने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, जिसमें एक प्रकार श्रृंखला अधिगम भी है। देखिए, यहाँ पर 8 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं यहाँ पर श्रृंखला अधिगम के बारे में पूछे, तो 8 प्रकारों को ध्यान से सुनना है और ध्यान में रखना है। तो पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेद अधिगम, छठा है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं किसने? गेने ने। प्रश्न पूछा भी जाता है कि गेने ने कितने प्रकार के अधिगम बताए हैं, तो गेने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ परिभाषा दी गई, यहाँ पर दी गई जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? शिव के मित्रा के द्वारा, एस कुलकर्णी के द्वारा, डेविस के द्वारा या फिर रॉबर्ट गेने के द्वारा? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये शिव के मित्रा के द्वारा दी गई परिभाषा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, संरचना या फिर विषय वस्तु। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा संरचना। ये उपागम का पहलू नहीं होता है। उद्देश्य, प्रक्रिया और विषय वस्तु ये तीनों ही एक प्रणाली उपागम के पहलू है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विलियम दुंगल के, एरिक्सन के, एल्बर्ट बंडूरा के या फिर अरस्तु के? तो ये दिया गया था एरिक्सन के। एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हमने जाना कि ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो मनोसामाजिक सिद्धांत हैं इसे और किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जानना जरूरी है। इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाई है जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर आप जितने भी सिद्धांत हैं अधिगम से संबंधित उन सभी को और किन अन्य नाम से जाना जाता है। प्रॉपरली वीडियो बनाई है, यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है मनोसामाजिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? अहम सामाजिक विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत को अहम सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और जीवन अवधि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यह दोनों राइट आंसर होगा। चलिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है वो संयोजनवाद का सिद्धांत माना जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा, भिन्नता या फिर समानता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बाकी प्रत्यागमन, भिन्नता और समानता ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक के विश्वास बनाम और अविश्वास की अवस्था कितने वर्ष तक रहती है? जो बालक के विश्वास बनाम और अविश्वास बनाम की जो अवस्था होती है वो कितने वर्ष तक की होती हैं ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है। 0 से 1 वर्ष तक की होती है, 1 से 2 वर्ष तक की होती हैं, 1 से 3 वर्ष तक की होती हैं या फिर 4 से 5 वर्ष तक की होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 0 से 1 वर्ष की। बालक के विश्वास बनाम जो अविश्वास की अवस्था होती है ये 0 से 1 वर्ष तक की होती है। इंपॉर्टेंट है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है जिसका वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? अधिनियम, प्रतिभा, परकता, पराधीनता या फिर सांकेतिकता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पराधीनता। जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से पराधीनता अवस्था का जो वर्णन है ये ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। बाकी अधिनियम, प्रतिभा, परकता और सांकेतिकता इन तीनों का जो वर्णन है ब्रूनर के द्वारा किया गया था, लेकिन पराधीनता का नहीं किया गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यहाँ किसने कहा? देखिए, जो कथन है इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के, क्रोनबेक के, हिलगार्ड के या फिर स्मिथ के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा B.O. स्मिथ के। जो दिया गया कथन है ये B.O. स्मिथ के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपसे नींद में भी पूछे गए तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। यदि आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आप लगे हुए हैं, तो साधारण सा प्रश्न आपके लिए सरल सा प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, लैटिन के या फिर ग्रीनलैंड के? सभी को पता है कि जो जीन पियाजे हैं ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने कितनी पुस्तकों की रचना की? यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे ने सबसे अधिक पुस्तकों की रचना की थी। कितनी पुस्तकें? 32, 31, 40 या फिर 42? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 32। देखिए 2-3 प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं जिन पियाजे के, तो इनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए कि पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पियाजे को कहा जाता है। यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
96 में। और ये कहाँ के निवासी थे, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, स्विट्जरलैंड के थे। यदि पूछे कि 32 पुस्तकों में या फिर साधारण से पूछा जाए कि इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी, जिन पियाजे की पहली पुस्तक कौन सी थी और कब लिखी गई थी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड इनकी पहली पुस्तक थी। कब लिखी गई थी, तो ये 1923 में लिखी गई थी। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी ये 1923 में लिखी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, पहली पुस्तक कौन सी इनकी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पहली पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, प्रेरक है, चालक है, उद्दीपन है या फिर आदत है। तो यहाँ पर प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ये आदत नहीं है। प्रेरक, चालक और उद्दीपन ये तीनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था। हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न का जिक्र किया था जिसका आंसर आपको 0 से 1 वर्ष दिया था। यहाँ पर बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था के बारे में पूछा गया है। कब से कब तक की होती है, 1 साल से 3 साल के बीच में होती है, 3 साल से 6 साल, 6 साल से 12 साल, 12 साल से 18 साल। तो राइट आंसर आपका होगा 1 साल से 3 साल के बीच की जो अवस्था होती हैं ये बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था होती हैं। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है। जो उपलब्धि आवश्यकता है इसके बारे में पूछा गया है कि ये प्राथमिक अभिप्रेरक है, सामाजिक अभिप्रेरक है, जैविकी अभिप्रेरक है या फिर असामाजिक अभिप्रेरक है। उपलब्धि आवश्यकता के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा सामाजिक। जो उपलब्धि आवश्यकता है ये सामाजिक अभिप्रेरक है। चलिए बालक में पहल बनाम अपराध बोध। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, पूछा क्या गया है, बालक में पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था कब से कब तक की होती है, किसके बीच की होती है। 4 विकल्प है आपके सामने, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 3 साल से 6 साल के बीच में। याद रखिएगा, बालक में जो पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था होती है ये 3 साल से 6 साल के बीच की अवस्था होती हैं। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु किया जाता है, तनाव कम करने हेतु किया जाता है, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु भी किया जाता है, तनाव कम करने के लिए भी किया जाता है और उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु भी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। बालक में परिश्रम बनाम संघर्ष और हीन भावना कब होती है। यहाँ पर किसके बीच होती है, कितने से कितने साल के बीच होती है पूछा गया है। 1 साल से 3 साल, 3 से 6, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 6 साल से 12 साल के बीच की जो अवस्था होती है बालक में परिश्रम बनाम संघर्ष और हीन भावना की होती हैं। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं। यहाँ पर देखिए जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है। प्यास, यौन का काम और भूख ये तीनों ही जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है, लेकिन जो उपलब्धि की आवश्यकता है ये जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बालक में पहचान और पहचान भ्रांति अवस्था कब से कब तक की होती है, कितने से कितने वर्ष के बीच की होती है। 1 से 3, 3 से 6, 12 से 18 या फिर 6 से 12। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 12 साल से 18 साल के बीच। याद रखिएगा, बालक में पहचान और पहचान भ्रांति की जो अवस्था है ये 12 साल से 18 वर्ष के बीच होती हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने बालकों का अध्ययन किया। यहाँ पर देखिए खुद के बालकों का अध्ययन किसने किया, पेस्टोलॉजी, जीन पियाजे, इन दोनों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो अपने बालकों का अध्ययन किया था वो पेस्टोलॉजी ने भी किया था और जीन पियाजे ने भी किया था। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। आत्मचेतना है, आत्मनियंत्रण है, आत्मसंतुष्टि है या फिर सामाजिक कौशल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मसंतुष्टि। याद रखिएगा, डेनियल गोलमैन द्वारा जो प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया था, तो ये आत्मसंतुष्टि नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। व्यवहारवादियों ने, संज्ञानात्मकवादियों ने, फैकल्टी मनोविज्ञान ने या फिर प्रतीकवादी ने। 4 विकल्प हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मकवादियों ने। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका
सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यदि आप यहाँ तक आ गए होंगे तो जरूर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और जैसे ही ये वीडियो समाप्त हो जाए सभी को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। तो अंतिम प्रश्न है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पुरस्कार दिए जाने चाहिए या फिर साल में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा 60 का, या फिर जो 30 प्रश्न दिए हैं इसका, तो इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो सेकंड पार्ट था। ऐसे ही यदि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जब तक रेट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती उसी की आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। तो बने रहिए और आपका प्यार देते रहिए। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।